हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुनमूसी अपनी सारी सेना को ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर उसके दादा और अंकल बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। अब आगे शुरुआत के सीन में हमें दिखाते हैं कि जुनमूसी अपनी सेना के साथ खुद ही वर्कआउट कर रहा होता है, जो कि उनसे कई ज्यादा गुना कठिन होता है। उसके दादा और अंकल आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है हमारी बात करने का समय आ गया है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाने लगते हैं कि वो सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। तो उसका दादा कहने लग रहा होता है, जैसे कि तुम्हारे छोटे पर ही सगाई करवा दी गई थी प्रिंसेस मेनू से, तो हमें लगता है कि तुम्हारे शादी करने का समय आ गया है। इस पर जुनमूसी उनसे कहने लगता है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस पर उसका अंकल कह रहा होता है, ये सब हम तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो तो एक काम करो, तुम खुद कर लो। तभी पास में खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोलने लगता है, यंग मास्टर, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जुर्म फैमिली आगे बढ़े और तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यंग मास्टर को मैं खिला लूंगा। इससे जुनमूसी उससे कहने लगता है, तो तुम एक काम करो, तुम किसी के भी घर में जाकर आया बनने की जुगाड़ करो और वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। इस सुनने का उसके दादा कहने लगता है, तुम्हारे से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम पे बात करनी ही नहीं आती। इस पर जुनमूसी कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। और ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी मैं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो एक हथियार गृह में आया होता है, वहाँ पर कुछ हथियार खरीदने के लिए। तभी उस जगह का मालिक उसे देखकर सोचने लगता है, मुर्गा फंस गया। और उसके पास आकर उससे कहने लगता है, यंग मास्टर, आप यहाँ पर कोई सामान खरीदने आए हैं? हमारी दुकान में बहुत अच्छे अच्छे सामान है, अगर आप इनमें से किसी को भी ले लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अपनी दुकान की बहुत ज्यादा ऐसे करके बढ़ाई करने लग रहा होता है। जुनूसी ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम मुझे कोई हथियार दिखा सकते हो? इस पर वो कहने लगता है, हाँ चलो चलो, मैं तुमको ले चलता हूँ। इससे जुनूसी उससे कहता है, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा। फिर उसके बाद जुनूसी जो भी हथियार उठाता वो उस हथियार की बढ़ाई करने लगता। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा हथियार चुना है, अगर आप इस हथियार को ले लेंगे तो आपके 4 चांद लग जाएंगे। पर उसके एक भी हथियार अच्छे नहीं होते, वो जिसको भी उठाता वो टूट जाता था। इस पर वो कहने लगता है, इनके अलावा भी हमारी दुकान के पास बहुत सारी चीज़ हैं। जुनूसी उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ब्लैक आयरन और है? इस पर उससे कहता है, नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर है बड़ा सा? उस पर भी वो मना कर देता है। तभी जुनूसी अपने पैसे निकालकर उससे कहने लगता है, क्या है तुम्हारे पास? अब उनको देख के उसकी लार निकलने लगती है और कहता है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, और बहुत पुराना भी है हमारे पास। चलो चलो, इस सब से आप क्या सीखे? दुनिया झुकती है साहब, झुकाने वाला चाहिए। तभी हमें दूसरी तरफ मिस डुगू को दिखाने लगते हैं। वो कह रही होती है, चलो इस सबको पैक कर दो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जुनूसी की आवाज आती है, रुको। डुगू उसको देख कर ही बोलने लगती है, जुनूसी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जहाँ पे जाऊँ तुम वहाँ पर मुझे मिल जाते हो। इस पर जुनूसी उससे कह रहा होता है, जब कायनात मिलाना चाहती हो तो कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनते ही वो थोड़ा शर्माने लगती है। जुनूसी उसके पास आता है और कहने लगता है, अगर मिस डुगू को ये पत्थर पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा ही होगा। मिस डुगू सोच रही होती है कि वो पत्थर वो उसके लिए खरीदना चाहता है और उसके पैसे वो खुद ही देगा। तभी वो शॉपकीपर से कहने लगता है, तो तुम एक काम करो, इस पत्थर को मुझे बेच दो, इसके पैसे मैं दूंगा। ये सुनते ही मिस डुगू कहने लगती है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे से सामान चुराना चाहते हो? तुम बहुत ही बड़े नालायक हो और तुम सिर्फ इंसान की शक्ल में एक बहुत बड़े भेड़िया हो। जुनूसी कह रहा होता है, मैंने कब तुम्हारी चीज चुराई? मुझे शॉपकीपर ने बेचा ये और कहा था ये 5 लाख युआन का है। ये सुनने के बाद मिस डुगू कहने लगती है, क्या कहा तुमने? ये 500 युआन का पत्थर, ये तुमसे बोल रहा था कि 5 लाख युआन में? मैं तुम्हारी दुकान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी और दूसरे दिन ही तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। इस पर वो दुकान वाला कहने लगता है, हाँ ठीक है, 500 युआन का ही है सिर्फ। ये सुनने का जुनूसी कहने लगता है, तो मुझे ये वाला भी और वो वहाँ पर रखा है वो बड़ा सा पत्थर, वो भी चाहिए। उनको उठाने के बाद वो सिर्फ उसे 1000 युआन पकड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। जब उस शॉपकीपर को समझ में आता है कि उसने दोनों पत्थर, बड़ा और छोटा, 500 युआन में बेच दिए, उसका सिर चकरा जाता है। जुनूसी उससे कह रहा होता है, हम तुम्हारी दुकान पर दोबारा आएंगे, और चला जाता है वहाँ से। वो शॉपकीपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जब भी ये दोनों यहाँ देखें तो दुकान को बंद कर दिया करो। तभी वो दोनों रास्ते पे चलकर जा रहे होते हैं। जुनूसी उससे कह रहा होता है, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? इस वो कह रही थी, हाँ अच्छा लग रहा है, तो उन्हें उस बास्टर्ड को मेरे लिए सबक सिखा दिया। इसके बाद तुरंत ही वहाँ पर वो कायर आ जाती है और उससे कहती है, यंग मास्टर, घर जाने का समय हो गया है। जुनूसी उसके ऊपर से छोटा पत्थर उठाकर वहां से जाने लगता है। इस पर वो कह रही होती है कि छोटा वाला तो मेरा था ना। इस पर वो कहने लगता है, मैं तुमको कांटे में कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं तुमको इतना बड़ा दे रहा हूँ छोटा लेकर। और हंसते हुए अपनी बोगी में चढ़ जाता है। कायर कह रही होती है, लगता है यंग मास्टर अपने पूरे जीवन अकेले रहने वाले हैं। कायर भी तुरंत ही उस रथ में चढ़ जाती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। मिस डुगू कह रही होती है, जुनमूसी, मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, पर तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो। अब मुझे दोबारा तुम यहाँ पर देख मत जाना। फिर उसके बाद उसे रथ में दिखाने लगते हैं, यहाँ पर वो बड़ी जोर से दांत फाड़ रहा होता है। कायर कह रही होती है, यंग मास्टर, क्या आपने ये ठीक किया? रोज से कह रहा होता है, तुमने नहीं देखा वो कितना गुस्सा कर रही थी? देखने लायक था वो। इसके बाद वो घर चले जाता है और अपने कुछ सैनिकों के साथ उस पत्थर से अपने लिए 2 चाकुओं को बनाने लगता है। और ऐसा करने में उसे काफी दिन हो जाते हैं। जिस दिन वो चाकू बन जाते हैं उस दिन वो सभी को सुअर काट के देता है। उसके सैनिक सुअर को काट के खाने के बाद तुरंत ही प्लेटों को जमीन पर फेंक देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। कायर उसकी चाकू को उठा रही होती है, वो उसको रोकते हुए कहने लगता है, इनको मत छुओ, बहुत ही खतरा है। चलो मुझे तुम ये बताओ, रेमो प्रिंसेस किधर रहती है? ईश्वर कायर उसे बताने लगता है, वो वेस्ट इलाके की तरफ रहती हैं। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ईश्वर वो कहने लगता है, मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। इधर हमें दिखाने लगते हैं जहाँ पर लियरन और सेकंड प्रिंस खड़े होते हैं। सेकंड प्रिंस कह रहा होता है, लियरन में तुम्हारा टेस्ट कभी समझ नहीं पाता।
आखिर तुम कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, क्या है ये सब? जो मैंने तुमसे कहा था वो काम हो गया? ईश्वर वो अपने हाथ से एक गोली निकालते हुए कहता है, हाँ हो गया। वो प्रिंस उस गोली को अपने हाथ में ले लेता है और उसे सूंघने लगता है। उसको सूंघते हुए कहने लगता है, ये तो बहुत ही गंदी बदबू है, क्या तुमको हकीकत में लगता है ये मेरी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता है? इस पर लियरन कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो अपने सैनिकों की तरफ देखकर कहने लगता है, अब तुम में से पहले कौन ट्राई करना चाहेगा? ये सुनते ही उनमें से सारे सैनिक पीछे हो जाते हैं और एक को आगे छोड़ देते हैं। वो सैनिक उस गोली को लेकर तुरंत खा लेता है। तभी लियरन उससे पूछने लगता है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? इस पर वो सैनिक कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है और मेरे हाथ पैर भी स्ट्रांग हो गए हैं। तभी वो अपनी पावर को दिखाने लगता है, पर सेकंड प्रिंस उसे एक ही घूंसे में मार देता है और कहता है, मुझे तो नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है। चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि प्लान कैसा चल रहा है? इस पर लियरन उसे बताने लगता है, आप चिंता बिल्कुल ना करें, रेमू प्रिंसेस का काम तमाम हो जाएगा। मैंने उसकी पूरी जुगाड़ कर दी है। तभी हमें प्रिंसेस रेमू को दिखाने लगते हैं, जो कि तैयार हो रही होती है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जिन कपड़ों को मैं पहनकर जाती हूँ वो कहाँ है? इस पर उसकी मेड घोंटू पर बैठकर कहने लगती है, ये मेरी गलती है कि मैंने उन कपड़ों को आज ही धुलवाने भिजवा दिया। इस पर वो कहने लगती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज हम इन्हीं कपड़ों में चलते हैं। तभी में लियरन की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो कह रहा होता है, इसी तरह से प्रिंसेस रेमू वहां से निकलेगी। वहां से जैसे ही निकलेगी हम कुछ चोटों को उसके रास्ते में भेज देंगे। जैसे ही वो चोटे उसके रास्ते में पहुंचेंगे और वो सामान चुराते वक्त उसको मार देंगे, तो ये उसको मारने की साजिश ये लगेगी कि चोरों ने सामान चुराते वक्त उसे गलती से मार दिया और कोई भी हम पर शक नहीं करेगा और इस तरह से बड़े आराम से हम प्रिंसेस रेमू को मार पाएंगे। तभी हमें प्रिंसेस रेमू का रथ दिखाया जा रहा होता है। वो आगे जा रहे होते हैं, तभी उनके आगे कुछ तीर चलते हैं। सैनिक कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम प्रिंसेस पर हमला करो? तभी कुछ लोग उनके आगे आकर कहने लगते हैं, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? यहाँ पर हम चोरी करने आए हैं। और उसके बाद वो उस रथ पर हमला करवा देते हैं। लियरन की आवाज गूंज रही होती है और वो बता रहा होता है, इसी तरह से हम एक्टिंग करेंगे जिससे कि उनको ये लगे ये सब रियल है। तभी हम पास ही में जुनमूसी को देखते हैं, जो कि वहीं पर आ रहा होता है। वो झाड़ियों को हटाकर देखता है और कहता है, लगता है आज कुछ यहाँ पर ज्यादा ही कर रहा युद्ध चल रहा है, मुझे लगता है मैं दूसरे समय आऊंगा। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी उसके पीछे दो आदमी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, कहाँ जा रहे हो? जुनूसी तुरंत ही अपने पास से पैसे निकालकर उनको देने लगता है। उनमें से मोटा उन पैसों को ले लेता है और जुनूसी पर ध्यान नहीं देता। जुनूसी वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दूसरा लुटेरा उसको रोक देता है। जुनूसी पीछे घूमने के बाद उससे कहने लगता है, मैंने तुमको सबरा सामान दे दिया, अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस पर वो कहने लगता है, हम सामान के पीछे नहीं, हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और अपने हथियारों को निकाल लेते हैं। जुनूसी सोच रहा होता है, जैसी चीजें दिख रही है वैसी चीजें है नहीं, लगता है कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला है। तभी जुनूसी अपनी ओजन टावर पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसे इंजन टावर में दिखाते हैं, जहाँ पर वो काफी सारी पावर को गैदर कर रहा होता है। बाहर लुटेरे बोल रहे होते हैं, ये हवा में हाथ पैर क्यों मार रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया? अब पागल की एक्टिंग करने से क्या फायदा है, अब तो तुम मरने वाले हो। इसके बाद वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। उन दोनों की लड़ाई जुनूसी से काफी देर चलती है, पर वो लोग जुनूसी को नहीं हरा पाते। जुनूसी उल्टा उनको पीछे फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों लुटेरे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगते हैं और जुनूसी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। फिर उसके उन तीनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन तो भी वो लोग जुनमूसी को नहीं हरा पाते। आखिर में वे लोग जुनमूसी का बैच देख लेते हैं और कहने लगते हैं, ये तो जिन फैमिली का यंग मास्टर जुनमूसी है। जैसे जुनमूसी को पता चलता है कि उन लोगों को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तो वो एक्टिंग करने लगता है और कहता है, तुम लोग तो बहुत पावरफुल हो, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ, और पीछे गिर जाता है। वे दोनों खड़े होकर कहने लगते हैं, तुम सिर्फ एक नूब हो। जुनूसी उन दोनों को देखते हुए एक्टिंग करते हुए भाग रहा होता है। वो मोटा उसके पीठ पर लात मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। तभी मोटा कह रहा होता है, अपने रिवाज को मत भूलो। ये सर वो कहने लगता है, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। वो अपनी तलवार को जुनमूसी की पीठ पर घुसा देता है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जुनमूसी अपना मुंह उठाकर हंस रहा होता है। वे दोनों सीधे प्रिंसेस के कैरेज पर हमला कर देते हैं। प्रिंसेस उसमें से बाहर निकलती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उनको पीछे फेंक देती है। वे लोग कहने लगते हैं, ये तो इंसान की मास्टर है, अगर हमें इतना पहले पता होता तो हम उस चूतिए पर इतना टाइम नहीं गवाते। तभी पास ही में से एक लड़का कहने लगता है, मैं जिन सिवान में हूँ, इसको मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो सीधे उस प्रिंसेस पर हमला करने लगता है। प्रिंसेस उसके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो सीधे ही प्रिंसेस को धरती पर ला देता है। फिर उसके बाद वो तीनों एक साथ ही उस प्रिंसेस पर हमला करने जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक चाकू आता है और वहीं जमीन पर गड़ जाता है। उस चाकू को देखकर वो रुक जाता है और कहने लगता है, ये जिन सिवान का मास्टर है। वो मोटा कहने लगता है, जिन सिवान का मास्टर? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो जिन सिवान कह रहा होता है, सीनियर आप कहाँ हैं, जल्दी से आप मुझे अपना चेहरा दिखाएं। वो कई बार आवाजें मारता है पर कोई भी निकल कर नहीं आता। अगर आप निकल के नहीं आते तो मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। वो दोबारा से उस प्रिंसेस को मारने के लिए बढ़ता है। तभी अचानक से एक और चाकू आकर वहीं जमीन पर गड़ जाता है। वो मोटा कहने लगता है, लगता है हमारी मौत का समय आ चुका है। तभी उस इंसान के आदमी कह रहा होता है, अगर सीनियर नहीं चाहते कि हम अपने मन की करें तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो जुनमूसी के पास से होकर निकल रहे होते हैं। जुनमूसी अपना पैर अड़ा देता है, जिसकी वजह से वो मोटा वहीं पर गिर जाता है। वो इंसान वाला आदमी कह रहा होता है, ये बेशक कोइंसिडेंस से हुआ है, पर इसमें सीनियर का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं सीनियर चाहते हो कि हम लोग घोटू के वरना यहाँ से जाएं। फिर इसके बाद वो तीनों लोग घोटू पर आकर रेंगते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर हमें प्रिंसेस को दिखाने लगते हैं, जो कि उन चाकू को उठा लेती है और हंस रही होती है। और कुछ देर बाद
वो भी अपने लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। जिनवूसी मुस्कुराते हुए उठता है और वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी अचानक से एक तलवार आती है जो कि उसे ले जाकर सीधे पेड़ पर गाड़ देती है। तभी हमें जंगल में एक मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग मैन दिखाया जाता है। जिनवूसी उसी को ही देख रहा होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।